मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किन की जयंती पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाया जाता है। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। और राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं की जयंती पे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1875 में। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, ठीक है ना, तो टाइम कम रहता है तो साइंस नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है ना वो 1875 में हुआ था और मृत्यु जो है 1950 में हुआ था। तो जन्म 1875 में हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में। और इनका जो मृत्यु है वो मुंबई में हुआ था 15 दिसंबर 1950 को। और इन्हीं के इस पे है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है गुजरात में, ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जो वर्ल्ड का 182 मीटर का। ठीक है, बताइएगा इसको कौन सा कंपनी बनाया था? L&T कंपनी। और इसके जो है डिज़ाइन किए थे, हाँ, L&T कंपनी और राम वनजी सुतार इसके डिज़ाइन में जो आएंगे, डिज़ाइन जो किए थे वो राम वनजी सुतार थे। देखिए 2013 में ही बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन बन के तैयार हुआ 2018 में, 31 अक्टूबर 2018 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। बताइएगा अभी फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 जो हुआ है इस पर शीर्ष पे कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? बिग बास्केट है, बिल्कुल सही, बिग बास्केट है। बिग बास्केट जो है इसमें शीर्ष में आया है। बताइएगा अभी मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है, जो फार्मूला रेस 1 जो होता है, इसको कौन जीते हैं? मैक्सिको सिटी का मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, ये ज़्यादातर अभी यही जीत रहे हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। और ये हैं कहाँ के? बेल्जियम के हैं। और ये पूछा है कि कार कौन सा ड्राइव करते हैं? रेडबुल के हैं। ठीक है, ये रेडबुल के ड्राइवर है और बेल्जियम के हैं। ठीक है, और मैक्सिको जो है कहाँ पड़ता है? कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको। और इसकी राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है और इसकी मुद्रा मैक्सिकन पेसो। ठीक है, मैक्सिकन पेसो होगा। बताइएगा अभी जो है ना 26 जो है राफेल जेट खरीदने के लिए भारत जो है कौन से देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ किया। कि बिल्कुल सही है, फ्रांस के साथ किया। और ये मतलब नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और बताइएगा जो ये जो है ना राफेल जेट जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? फ्रांस की कौन सी कंपनी इसको बनाती है? दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, दसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है ये राफेल जेट को बनाती है। और बताइएगा फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और इसकी राजधानी? तो जापान का राजधानी पेरिस। जापान की राजधानी टोक्यो। बताइएगा अभी जो है इन स्पेस है, ठीक है, वो ना अपना एक यूनिवर्सिटी है, उसको ना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का जो है मतलब अनुमति दे दिया है। कौन सा विश्वविद्यालय है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? बहुत पहले बना हुआ था ये, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और इसके संस्थापक कौन थे जिनका मुस्लिम शिक्षा में बहुत योगदान था? सैयद अहमद खान का। ठीक है, सैयद अहमद खान जो है वही जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो स्थापना हुआ कब था? देखिए पहले का क्या था ना कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ये। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, 1875 में बना था ये। लेकिन 1920 में इसी का नाम बदल के जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, अब बताइएगा हॉल मार्किंग जो है ये जो है ना मतलब इसका केंद्र बना, ऐसा कौन सा राज्य है जो सारे जिले में इसका एक एक केंद्र बना दिया हॉल मार्किंग का? ये पहला जिला बना है हमारे देश का केरल। ठीक है, केरल है जो पहला। बताइएगा केरल हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, केरल हाईकोर्ट 1956 में। और इसका मूल स्थान एर्नाकुलम है। ठीक है, मूल स्थान कहाँ पे है? एर्नाकुलम में। और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट का भी जो है वो केरल में ही पड़ता है। ठीक है, लक्षद्वीप पूछेगा किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है तो वो केरल हाईकोर्ट के। और मूल स्थान एर्नाकुलम में। ठीक है, 1956 में हाईकोर्ट का ये स्थापना हुआ था। बताइएगा यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है? 140। ठीक है, विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा 9। देखिए ये जो केरल है इसका हाई कोर्ट हो गया आपको केरल 1956 में इसका स्थापना हुआ। इसका जो है मूल स्थान एर्नाकुलम में है। लक्षद्वीप का भी जो हाई कोर्ट यही इसी के अंतर्गत ये आता है। इसमें विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा की सीट 9 है। अच्छा बताइए केरल में देखिए अभी जो है इसमें होता है ना रामसर साइट बहुत सारा बनाया गया है। तो 3 रामसर साइट इसका याद रखिएगा, एक अष्टमुदी हो गया, एक वेवनाड हो गया और एक सस्तम कोटा। ठीक है, सस्तम कोटा जो है रामसर साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केरल में ही है। क्योंकि देखिए वेवनाड और अष्टमुदी तो हम लोग को याद रहता है नदी और झील वगैरह के नाम से, लेकिन इस अस्तम कोटा जो है ये भी केरल में ही है। ठीक है, रामसर साइट है। और यहाँ पे नेशनल पार्क में ऐसे तो हम लोग ये वेवनाड एराविकुलम ये सब पढ़ते रहते हैं पक्षी विहार, लेकिन अभी जो है नया एक है पम्बुदुंग 16 नेशनल पार्क और मत्थी केतन नेशनल पार्क। ठीक है,
मत्थीकेतन और पम्बुदुम शोला नेशनल पार्क, ये दोनों ही केरल में ही है, ठीक है। बताइएगा अभी ये मतलब ये कैसा है कि काली पीली टैक्सी बंद हो गई है, 60 साल से चलती आ रही थी। कहाँ पे बंद हुई है? नहीं, मुंबई में, ठीक है। मुंबई का मतलब शान एक तरह से इसको कहा जाता था, काली पीली टैक्सी अक्सर वहाँ देखने को यही चलती है, ठीक है। 60 साल से चल आ रही थी और इसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया। बताइएगा अभी जो है लियोनेल मेसी जो है, जो बहुत ही बेस्ट फुटबॉलर है, इनको बैलन डी ओर का जो खिताब दिया गया है, हाँ, कि कौन सी बार है इनको? 8वीं बार मिला, ठीक है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के, बिल्कुल सही, अर्जेंटीना के। मतलब अभी तक ये 106 गोल कर चुके हैं, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अच्छा ये भी चल रहे हैं। और ये इनका टीम जो है अभी ये इंटर मियामी टीम से खेल रहे हैं, ठीक है। इंटर मियामी टीम से खेल रहे हैं, अर्जेंटीना के हैं। बताइएगा अभी जो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए जो है रामलीला का भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? अभी जो कुछ ही दिनों पहले किया है, दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई में किया गया। बताइए दुबई जो है कहाँ का शहर है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का है दुबई। और ये यहाँ दुबई, ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में। देखिए यहाँ का सबसे बड़ा शहर जरूर है दुबई, लेकिन इसकी राजधानी अबू धाबी में। और मतलब दुबई ऐसे हम लोग ज़्यादा दुबई ही सुनते हैं, लेकिन मतलब ये फारस कंट्री है ना, ये जो है यूएई जो है फारस कंट्री है। तो मतलब ये ऐसा हुआ कि 1971 में जब ब्रिटेन से इसको राजनीतिक स्वतंत्रता मिला ना, तो उसी टाइम पे एक समझौता हुआ था जिसके तहत अबू धाबी को जो अस्थायी राजधानी बनाया गया। लेकिन 1990 के दशक में आते आते तक वो मतलब वहाँ पे इतना, क्योंकि अभी भी हम लोग कोई राजधानी बनाते हैं कहीं का, तो उसमें होता है ना कि सब कुछ वहीं पे विकसित करते हैं, किसी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे बनाए, तो फिर अगर वो बदलता 1990 में तो सब कुछ बदलना होता है, इसलिए उसको अस्थायी ही रख दिया अबू धाबी को, ठीक है। बताइएगा अभी भारत का एक हंगर प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड का है, इसको कौन सा देश जो है वो समर्थन किया है? ये हंगर प्रोजेक्ट को यूरोप का एक कंट्री है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है ये इसको अभी इस प्रोजेक्ट को, हंगर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड का है, इसको अभी ये समर्थन दिया। इसका राजधानी कहाँ है नॉर्वे का? ओस्लो है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्रोन है, ठीक है, मुद्रा इसकी क्रोन है, ठीक है। नॉर्वे का क्रोन है और राजधानी इसकी ओस्लो है, ठीक है। बताइएगा उत्तराखंड जो है इसका हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में 2000 में तो बना ही था, वो तो 3 बना था, तो ये भी उत्तराखंड 2000 बना था। यहाँ पे विधानसभा 70, लोकसभा 5 और राज्यसभा 3 है, ठीक है, 70, 5 और 3। देखिए ऐसे भी अगर ऐसे रेंज में भी याद रखिएगा तो सबसे कम तो राज्यसभा सीट ही होता है, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा राज्यसभा लोकसभा है, ठीक है। 70, 5 और 3 उत्तराखंड का है, ठीक। और देखिए यहाँ पे भी है ना गोविंद पशु नेशनल पार्क, याद रखिएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, गंगोत्री, फूलों की घाटी, ये सब तो ध्यान में रहता है, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं। एक नए में ये रखे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। और अगर ये रामसर साइट में देख लेंगे तो आसन कंजर्वेशन, ठीक है, आसन कंजर्वेशन ये जो है ये रामसर साइट है, ये उत्तराखंड का है, ठीक है। और जिम कार्बेट, राजा जी, ये सब तो बाघ अभ्यारण्य वहाँ पे है ही। बताइएगा अभी जो है ना आरबीआई क्या किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो थोक जमा सीमा था ना उसको 15 लाख से बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? 1 करोड़ कर दिया, 15 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। बताइएगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, ठीक है, 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है। बताइएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। फाइनेंशियल आज देखिए अभी क्या होता है, पहले मतलब ऐसा होता है ना कि कोई दे देता है शॉर्ट वर्ड्स और अब इसका आप पूरा फुल फॉर्म बताइए, लेकिन अभी पूरा नहीं देके क्या कर देगा कि FATF में टी का फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ पे आपको याद ही नहीं आएगा कि पूरा क्या था, इसलिए मतलब अच्छे से इसका फुल फॉर्म याद। अब एक एक वर्ड का पूछ देता है, इसलिए कि मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियली चीज़ का हम पढ़ रहे हैं तो F से हमेशा सोचेंगे कि फाइनेंशियली होगा, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन इसलिए पूरा याद रखिए क्योंकि अब पूरा बहुत कम ही देता है, किसी एक लेटर से पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाँ पूरे से पूछ, हाँ ऐसे पूछेगा। बताइएगा अभी जो है ना भारत को जो है बिना वीजा के यात्रा करने का परमिशन दे दिया है। कौन सा देश दिया है? थाईलैंड दिया है, ठीक है, थाईलैंड दिया है। मतलब आप 10 नवंबर से लेके 2024 में 10 मई तक जो है बिना वीजा के वहाँ पे कर सकते हैं और हाँ जा सकते हैं, ये भारत को वो किया है। और इससे पहले भी है ना ये श्रीलंका कुछ दिन पहले किया था, वो 7 कंट्री को वो भी बिना वीजा के ट्रैवल के लिए किया था, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था, ठीक है, इंडिया को भी दिया था। अभी हाल में ही थाईलैंड किया। देखिए थाईलैंड का पुराना नाम क्या था?
इसको ना श्याम देश कहा जाता था, श्याम या फिर श्याम देश कहा जाता था। और इसकी जो है मुद्रा जो होती है वो बात है, ठीक है। हाँ, श्याम देश या श्याम लिखा होगा, ये थाईलैंड का पुराना नाम है और इसकी मुद्रा बात है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ हो गया, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी और साइंस को ना मिक्स करके पूछते हैं तो एक कोई छूट ही जाता है, रह जाता है पीछे, टाइम खत्म हो जाता है, पूछ नहीं पाते हैं। प्राणी विज्ञान था ना इसमें, ज्योग्राफी में सौरमंडल था, बताइएगा सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है, बताइएगा सुपर मून और ब्लू मून, या फिर ब्लू मून ईयर जो होता है ये। हाँ देखिए, सुपर मून का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन चांद जो है ना वो पृथ्वी के बहुत पास है, ठीक है, तो वो हो गया सुपर मून आपका, ठीक है। चांद बहुत पास है तो वो सुपर मून हो गया। और ब्लू मून का मतलब होता है कि एक ही महीने में दो दो बार हो जाना पूर्णिमा का, ठीक है, तो वो हो जाता है ब्लू मून। अगर पूर्णिमा एक ही मंथ में 2 बार हो गया तो उसको ब्लू मून के, तो ब्लू मून मतलब दो, इसका घटना नहीं है, जब दूसरी बार उसी मंथ का दूसरी बार जब पूर्णिमा होगा ना तो उसको ब्लू मून, हाँ, क्रिया को नहीं बोलते हैं। जैसे एक मंथ में एक बार पूर्णिमा होता है, ऐसे तो रेयर 2 बार होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 बार हो गया, ठीक है, तो जो दूसरा पूर्णिमा होगा ना उसको ब्लू मून बोलेंगे, ठीक है। और सुपर मून क्या होता है कि जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है वो सुपर मून है, ये अलग चीज है। और ब्लू मून हो गया कि एक ही मंथ में अगर 2 पूर्णिमा आ गया तो जब बाद वाला पूर्णिमा आया तो वो ब्लू मून आ गया। और ये क्या होता है कि एक ही साल में अगर ऐसा एक से ज्यादा मंथ हो गया, मतलब 2 मंथ हो गया जिसमें 2 पूर्णिमा आ गया, तो उस ईयर को ब्लू ईयर बोलते हैं, ठीक है, ब्लू मून ईयर वो हो जाता है, ठीक। बताइएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहाँ पे है, चंद्रमा पे है। यहीं पे जो है ना अमेरिका जो है ना अपना अंतरिक्ष यान जो है अपोलो 11 उतारा था, ठीक है, अपोलो 11 जो अमेरिका का अंतरिक्ष यान था ये यहीं पे उतरा था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे। बताइएगा जब ये सुपर मून होता है, ठीक है, तो इसमें चांद कितना % ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये उस दिन पास में होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ठीक है, तो ये 14% ज़्यादा दिखेगा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा, ठीक है, 14% ज़्यादा दिखेगा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा, क्योंकि क्या होता है सुपर मून में चांद जो है पृथ्वी के सबसे निकट है, इसीलिए तो 14% और 30% याद रखना है, तो 14% जो है अधिक दिखेगा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा, ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि बुध और शुक्र ग्रह, ठीक है, तो क्या है कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, उसके बावजूद जो है शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म क्यों होता है, हाँ, तो चमकीला तो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत गर्म है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म है। और गर्म होने का रीज़न क्या होता है कि देखिए बुध में क्या होता है ना कि वायुमंडल का अभाव है, ठीक है, लेकिन शुक्र ग्रह में ऐसा नहीं होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है ना तो उसका ठहराव जो है वो शुक्र ग्रह पे ज़्यादा है, ठीक है, और शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। इसका मतलब इसलिए वो हाँ, तो वो गर्म ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से वो गर्म ज़्यादा हुआ और गर्म होने की वजह से वो चमकीला होता है, ठीक है। CO2 90 to 95% शुक्र ग्रह पे पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में CO2 पाया जाता है। और CO2 का एक ये विशेषता भी है कि जब कोई किरण आता है तो वो आने तो देता है लेकिन उसको वापस जाने नहीं देता है, ठीक है, इस वजह से शुक्र ग्रह ज़्यादा गर्म होता है। और शुक्र ग्रह को जो है भगनी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी के लिए जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा इसको भोर का तारा भी बोलते हैं। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में घूमता है, हाँ, नहीं, शुक्र और अरुण है, ठीक है, शुक्र और अरुण है, ये जो दोनों जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी दक्षिणावर्त घूमता है, बाकी कब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। बताइएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से 149.6 मिलियन, ठीक है, 149.6 मिलियन है, ठीक है। बताइएगा सबसे अधिक तापांतर जो होता है वो किस ग्रह पे होता है, सबसे अधिक तापांतर मतलब उसके दिन और रात में जो है ताप में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा बुध ग्रह पे, ठीक है। और बुध का एक ये भी क्वालिटी है कि वहाँ पे चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है, बुध ग्रह का ये है कि वहाँ पे एक चुंबकीय प्रभाव भी है, ठीक। और कितना तापांतर होता है यहाँ पे, 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर होता है, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर होता है, क्योंकि उसके दिन रात में जो होता है ना -173 डिग्री सेल्सियस से तापमान है, और दिन का तापमान जो होता है वो 427 डिग्री होता है, ठीक है। बताइएगा लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को, ये अपने अक्ष पे इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अरुण का उपग्रह बताइएगा कौन सा है, अरुण का
टाइटेनिया। ठीक है, शनि, अरुण और वरुण, ये 3 ग्रह में थोड़ा सा सब देखिए, शनि का कौन सा है, टाइटन है। ठीक है, तो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जरूर है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा उपग्रह वो जो है ज्ञानी मीट जो है, जो बृहस्पति का है, हाँ वो सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन और ये दूसरा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है, लेकिन शनि का अगर सबसे बड़ा पूछेंगे तो टाइटन होगा। ठीक है, अरुण का कौन सा उपग्रह है, टाइटेनिया है। ठीक है, और वरुण का ट्राइटन है। ठीक है, टाइटन, ट्राइटेनिया और ट्राइटन। ठीक है, 3 ये होता है, अरुण का टाइटेनिया, वरुण का ट्राइटन और शनि का टाइटन होता है। ठीक है, बताइएगा समतापी होते हैं और असमतापी होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो तो कोई जंतु समतापी होता है, कोई असमतापी होता है। हम लोग जो है मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं वो कैसे होते हैं? हम लोग क्या होता है, हम लोग समतापी होते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब पर्यावरण, हाँ हम लोग का बॉडी टेम्परेचर ना घटता बढ़ता नहीं है, पता है। समतापी का मतलब ये होता है कि मतलब पर्यावरण के हिसाब से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। और असमतापी जो जीव जंतु हैं उनका जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बुखार है वो अलग चीज़ है, जैसे बुखार हुआ तो टेम्परेचर बढ़ घट गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि ठंडे में टेम्परेचर बॉडी का घट गया या बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, हमेशा सेम ही रहता है। अब बताइएगा जैसे हम लोग का क्या है 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो मैमल्स जो होते हैं जो स्तनधारी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है किनका होता है बॉडी टेम्परेचर? बकरी का होता है। ठीक है, हम बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान जो होता है उनका 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बताइएगा जो एम्फीबिया वर्ग होते हैं उनमें जो होता है जो हृदय का होता है वो कितने कक्षीय होते हैं? हृदय कितने? एम्फीबिया में 3 होता है, 3 है। और रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं उसमें भी 3 होता है। ठीक है, ठीक है, रेप्टाइल्स में एक जो होता है ना 3 होता है, हाँ। और जो उभयचर हैं जो कि पानी में भी है जमीन पे भी है उसमें भी 3 है। ठीक है, लेकिन जो मगरमच्छ जो होता है वो, हाँ वो ही तो बोल रहे हैं ना, वो अपवाद है, मतलब जो है ना एक्सेप्शन होते हैं ना बहुत सारे, उसी में है कि मगरमच्छ जो है वो है रेप्टाइल्स में, लेकिन उसमें होता 4 कक्ष है। ठीक है, वो अपवाद है उसका। ठीक, पक्षी वर्ग में 2 होंगे। ठीक है, और स्तनधारी में 4 होते हैं। ठीक है, तो एम्फीबिया हो गया और सरीसृप हो गया, इस दोनों में 3 होंगे। पक्षी दो वर्ड का है तो 2, ऐसे याद रखिए, पक्षी 2 वर्ड का तो उसमें 2 होगा, इस दोनों में 3, और जो स्तनधारी होते हैं उसमें तो 4 होते ही हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब बताइएगा जो ये पक्षी होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कौन समतापी होंगे या असमतापी होंगे, कैसे होंगे? देखिए पक्षी और स्तनधारी जो स्तनी वर्ग है, मैमल्स है, ये समतापी होंगे, बाकी इधर जो सारे हैं वो सब असमतापी होंगे। ठीक है, बताइएगा डायनासोर जो है वो किस युग का था? मेसोजोइक युग, मेसोजोइक, उसी को रेप्टाइल युग भी कहते हैं। ठीक है, डायनासोर जो था वो मेसोजोइक युग का था। ठीक है, बताइएगा जो है तारों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। बताइएगा ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष जो है उसका व्यास होता है, ब्रह्मांड का व्यास होता है। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में जो है ना 4 थ्योरी दिया गया है। ठीक है, 4 थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्या, महाविस्फोट थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये कौन दिए थे? लेमेंथियर दिए थे। ठीक है, ये लेमेंथियर दिए थे, जॉर्ज लेमेंथियर दिए थे। ये सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड के विषय में सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। ठीक है, और दूसरा एक था क्या, देखिए कोई वर्ड जो होगा ना बदलेगा वहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक है, अब वहाँ पे साम्य अवस्था दे दिया तो थोड़ा आपको अपना IQ लगाना होगा कि स्थिर अवस्था साम्य अवस्था सब सेम ही है, ये नहीं कि ये अलग थ्योरी हो गया। तो इसको कौन दिए थे? हर्मन बॉडी। देखिए हम लोग को एक होता है ना कि इंसान का बॉडी स्टेबल होना चाहिए सही से रहने के लिए। ठीक है, इसमें बॉडी आता है हर्मन बॉडी, और बॉडी पे हम लोग गोल्ड पहनते हैं, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। ठीक है, अब देखिए 2 सिद्धांत जो है, दोलन सिद्धांत है और एक स्फीति सिद्धांत है। इसको एकदम, क्योंकि दोनों का नाम बहुत मिलता जुलता है तो इसको आपको एक बार ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो जो दोलन सिद्धांत है उसको कौन दिए थे? संडेजा, एलन संडेजा दिए थे। ठीक है, और जो स्फीति सिद्धांत है उसको कौन दिए थे? एलन गुथ दिए थे। ठीक है, एलन गुथ दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको क्यों ज़्यादा मानते हैं, जो लेमेंथियर जो थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि इसका साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आकाश गंगा जो है दिन प्रतिदिन दूर होते जा रही है, उसका दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, रेड शिफ्ट का जो घटना हुआ, रेड शिफ्ट का घटना क्या होता है?
पता है किसी रेड शिफ्ट? देखिए रेड शिफ्ट घटना क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग कैसे जान रहे हैं कि आकाश गंगा दूर जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी हमारी आकाश गंगा है या फिर जो भी क्षुद्र ग्रह है उनसे जो प्रकाश निकल रहा है ना, वो सब जो है ना रेडियो तरंग की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जो रेडियो तरंग होते हैं उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है, उसकी तरफ उसका विस्थापन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट की घटना बोलते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, रेड शिफ्ट की घटना क्या है, 4 ऑप्शन देखें। तो इसी की वजह से ना लेवेंथियर थ्योरी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि साक्ष्य जुटाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किनका था, हब्बल का था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एडविन हब्बल जो थे उनका सबसे बड़ा योगदान था। बताइएगा बोसन थ्योरी जो है ये इसको गॉड पार्टिकल के माध्यम से समझने के लिए कब दिया गया था, 1964 में, ठीक है, 1964 में। और ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हीं का है ये बोसन थ्योरी। तो इसी पे आधारित था गॉड पार्टिकल, जिसको 1964 में दिया गया था, ठीक है, 1964 में दिया गया था। बताइएगा ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है, मंदाकिनी 100 अरब, हाँ 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमान 100 अरब तारे हैं, इतना ज़्यादा, ठीक है। सब जो है सबसे हमारा जो है हमारे मंदाकिनी के सबसे पास का मंदाकिनी कौन सा है, देवयानी है। सबसे नवीनतम मंदाकिनी द्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है। बताइएगा जो है तारों का जन्म जो है वो कहाँ होता है, निहारिका, निहारिका जिसको नेबुला बोलते हैं, ठीक है, निहारिका जिसको नेबुला बोलते हैं, ठीक है। निहारिका में भी है ना कि सारे मतलब उसको ना एक ब्रह्मांडीय नर्सरी कहा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे तारों का, और निहारिका का बनने का सिर्फ 2 ही रीज़न होता है, या तो तारों के बनने में जो विस्फोटन होता है उसकी वजह से, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वजह से, ठीक है। 2 रीज़न होता है, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा क्या, तारों के बनने के जो विस्फोटन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो सुपरनोवा बनते हैं उसकी वजह से। और देखिए निहारिका में भी है ना कि 2 निहारिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है ग्रहीय निहारिका। इसका इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये होता है कि इसी से हम लोग को पता चलता है कि जो नॉर्मल तारा कैसे लाल दानव तारे में बदल रहा है, ठीक है, और वो गोल हो जाता है, इसी की वजह से, ये ग्रहीय निहारिका की वजह से, ठीक है, एक ये है। और दूसरा क्या होता है, उत्सर्जन निहारिका। 4 निहारिका होते हैं, लेकिन उत्सर्जन निहारिका इसलिए क्योंकि ये रंग बिरंगा है सबसे ज़्यादा, और जब तारे बन रहे होते हैं तो उसका जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसी से ये बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन निहारिका बोलते हैं। इसका उदाहरण याद रखेंगे, चील और झील निहारिका, ठीक है, चील और झील निहारिका होता है, ठीक है, चील और झील निहारिका होता है। बताइएगा सूर्य जो एक तो है कि एक गैसीय गोला है, ठीक है, इसमें कितना % हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 71% होता है, 71% होता है, और हीलियम 26.5% है, ठीक है। और इधर बच गया कितना, 2.5%, उसमें सारा तत्व होता है, ठीक है। बताइएगा सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहते हैं। देखिए इसमें बहुत आपको कंफ्यूज, क्रोड होता है, क्रोना है, फोटोस्फीयर है, सूर्यक्रीट होता है, तो सब अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको एक बार सूर्यक्रीट, जब ये क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, कुछ तो होता है, उसी टाइम पे वो दिखाई देता है, हाँ सूर्य ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण जो होता है ना उस टाइम पे वो दिखाई देने वाला भाग जो होता है सूर्यक्रीट है, और इसी को इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, ठीक है। क्रोड और कोरोना में एकदम डिफरेंस रखना है। क्रोड जो होता है वो सूर्य का केंद्रीय भाग है, और इसका तापमान कितना होता है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका तापमान होता है इसके, हाँ केंद्र का। और अगर इसके हम लोग किनारे पे पूछेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो केंद्र पे हो गया 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस, और किनारे पे 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए और जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो जो भाग दिखाई देगा उसको सूर्यक्रीट बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाशित भाग होता है ना उसी को प्रकाश मंडल जो होता है फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके किनारे पे जो होता है ना किसी तरह का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, किनारे पे प्रकाश नहीं होता है, क्या बोलते हैं इसके प्रकाश मंडल के किनारे पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमंडल बोलते हैं, ठीक है, वर्णमंडल बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, वो पृथ्वी के उल्टा दिशा में घूमता है। तो सूर्य कैसे घूमेगा, पूरब से पश्चिम, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वो पूरब से, एक ऐसे याद रखेंगे सूर्य निकलता किधर है, पूरब में, सीधा है, तो पूरब से पश्चिम घूमेगा, और पृथ्वी उसके अपोजिट घूमती है तो पश्चिम से पूरब घूमेगी, ठीक है। और बताइए इसका जो मध्य भाग है ना वो 25 दिन में, और ध्रुवीय भाग जो 35 दिन में एक घूर्णन लगा लेता है, ठीक है। मध्य भाग 25 दिन और ध्रुवीय भाग 35 दिन। देखिए सूर्य में क्या होता है कि ये जो हम लोग देखते हैं ना कि ऋतु बदल रहा है, दिन रात होता है, ठीक है। तो एक होता है परिक्रमण काल और एक होता है परिभ्रमण काल, ठीक है।
परिभ्रमण काल का मतलब क्या होता है? परिभ्रमण का मतलब हो गया कि वो अपने ही अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण काल। और अगर वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो वो ग्रह का परिक्रमण काल होता है, ठीक है। तो जो दिन रात होता है, ठीक है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ये सब क्यों होता है? परिक्रमण के कारण, ठीक है। परिक्रमण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्षिक वर्ष। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? वो सूर्य के चारों तरफ लगाया, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 1 साल का वक्त लग जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वर्ष या परिक्रमण काल बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है, ये दिन रात जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, लेकिन परिभ्रमण जो होता है जिसमें वो अपने अक्ष के आसपास घूमता है, उसमें उसको 1 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? दैनिक काल। मतलब हम लोग लगभग मान के चलते हैं कि 1 दिन का, तो उसको दैनिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो दैनिक काल के कारण ही दिन और रात होते हैं। देखिए दो ये डिफरेंस है, दिन और रात का होना, ठीक है, और दिन और रात का बड़ा छोटा होना, ये दोनों अलग अलग है। दैनिक काल के कारण जो है, जो वो अपने अक्ष पे घूम रहा है, जो परिभ्रमण काल है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, जो परिक्रमण काल है, उसके कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। और ऋतु में भी परिवर्तन उसी के कारण होता है, ठीक है। समझ में आई ये परिभ्रमण का, ठीक है। और देखिए अभी जो है सूर्य के ब्रह्मांड के बारे में भी है 2-3 तरह का थ्योरी दिया गया, क्योंकि पहले जो है जो आए थे तो उनका ऐसा मानना था जो कि जो ब्रह्मांड के बीच में वो पृथ्वी है, पृथ्वी को वो केंद्रीय मान लेते, ठीक है। तो वो क्या दिए थे कि वो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिए थे, ठीक है। फिर जो है टॉलमी आए थे, तो वो कौन सा दिए थे? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिए थे, सॉरी कोपरनिकस। टॉलमी जो है वो दिए थे जियोसेंट्रिक, ठीक है, और जो कोपरनिकस आए थे वो दिए थे हेलियोसेंट्रिक। तो हेलियोसेंट्रिक जो कोपरनिकस था तो उनका मानना था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के बीच में है, ठीक है। लेकिन जो टॉलमी थे उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। केपलर भी जब अपना ग्रह का नियम दिए थे तो वो भी यही मान लिए थे कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर पे है, ठीक है। लेकिन जब 20वीं सदी के बाद जब हम लोगों को ये आकाश गंगा के बारे में पता चला, जो हमारी मंदाकिनी है, तो हम लोग उसमें क्या पाया गया कि जो हमारी आकाश हमारा जो मंदाकिनी है ना, उसके एक कोने पे शीर्ष पे जाके सूर्य है। तो ये बात वहीं से खत्म हो गया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, ठीक है। सूर्य इसका सिद्धांत को खत्म कर दिया। और केपलर बताए थे कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी भी दिया गया है, इसको याद करने का। जैसे देखिए इसमें एक है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये कौन दिए थे? होम्स दिए थे, ठीक है। देखिए मानव के रहने का इसमें बोल रहा है, मानव रहता है, मानव कहाँ रहता है? होम में रहता है। वैसे याद रखेंगे कि ऑर्थर होम्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, मतलब भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। तो इसके लिए मतलब हम जो ऐसा सोच के याद किए थे कि जो इंसान मतलब स्वर्ग बहुत ऊपर है तो उसके लिए बहुत टॉल होना जरूरी है। तो टॉलमी जो है ऐसा देखे थे, जो भी स्वर्ग वाला जो ये स्टेटमेंट है तो उसमें होगा क्लेडियस टॉलमी, ठीक है। उसके बाद एक और था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देने हेतु उसके समस्त लक्षण, घटना और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो हम लोग इतना जो ये दिया हुआ था कि उसका लक्षण पढ़ा जाता है, घटना पढ़ा जाता है, तो हम इतना तो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, तो टीचर ही पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे रिलेट करके कार्ल रीटर ऐसे करके याद किए थे, ठीक है। देखिए इतना कुछ याद करने को है ना, क्योंकि हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन में क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एकदम ऑब्जेक्टिव याद करना, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत मुश्किल है। तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना होगा नाम से, कुछ इधर उधर करके, तभी वो चीज़ याद हो सकता है। हाँ, अपने हिसाब से रिलेट करना होगा उसको। बताइएगा भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 की पावर 11 वर्ष, ठीक है, 10 की पावर 11 वर्ष है। अब बताइएगा सूर्य का धब्बा का जो एक पूरा चक्र होता है वो कितने वर्ष का होता है? ऐसा है कोई वर्ष जिसको 2 भाग में बांट सकते हैं, 22 वर्ष, ठीक है। मतलब एक पहले 11 वर्ष वो बढ़ते रहता है और फिर आगे का 11 वर्ष वो घटते रहता है, ठीक है, घटते रहता है। बताइए मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ जो है, मतलब सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्यरात्रि का सूर्य? आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब देखिए एक होता है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और एक किसको बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति जिसको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। तो देखिए ग्रह कितना होता है?
8 है, 8 होता है, ठीक है। सूर्य तो तारा है, उसको ग्रह में नहीं गिनना, सूर्य तारा है, उसके बाद 8 ग्रह होता है। तो एक लाइन से कौन कौन सा है, देखिए ऐसे। पहले क्या होता है, सप्ताह में 7 दिन है, ठीक ना। तो उसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो सोमवार को छोड़ दिया जाए, अगर बुधवार से लेते हैं तो बुधवार और शुक्रवार, इस मतलब ऐसा हम लोग एक वीक में ऐसा दिन लेके चलते हैं ना जो नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं। तो देखिए जैसे सैटरडे हो गया, बृहस्पतिवार हो गया और मंगलवार हो गया, अक्सर लोग इन 3 दिनों को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है बाद में है, ठीक। सबसे पहले देखिए बुध है, उसके बाद अगर मतलब खाने वाले दिनों में लिया जाए तो बुध के बाद शुक्रवार आता है, ठीक है। तो बुधवार, शुक्रवार, उसके बाद कौन सा आएगा, पृथ्वी। पृथ्वी को बीच में रखेंगे सेंटर में, और पृथ्वी के बाद से जो है ना वो सारे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है। उसके बाद अरुण और वरुण, ऐसे एकदम दिमाग में बिठा करके पहले बुधवार फिर शुक्रवार, बीच में हम लोग पृथ्वी को लेते हैं पॉजिटिव डेज के बाद, बीच में आ गया पृथ्वी। उसके बाद फिर से वो डेज शुरू करेंगे तो पहले कौन आता है, मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हो गए। तो जो पृथ्वी के बाद मंगल, तो 8 ग्रह में 4-4 बांट लीजिए, ठीक है। 4 जो होते हैं वो पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह करने का मतलब ये है कि पृथ्वी के निकटतम है, ठीक है। तो ये 3 हो गए पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के बाद एक मंगल होता है और इधर 2 है, ठीक है। तो ये 4 ग्रह पार्थिव होते हैं। और इसको आंतरिक ग्रह भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मंगल और बृहस्पतिवार है ना, 8-8 अगर बांटते हैं तो 4-4 अगर दोनों तरफ करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र पेटी बनता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह का पेटी बनता है। ये क्वेश्चन रहता है कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र पेटी बनता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बनता है। तो उस क्षुद्र पेटी से भी बांटे तो ये आंतरिक ग्रह हो गया और वो बाह्य ग्रह हो गया, ठीक है। उनको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं क्योंकि वो बृहस्पति से शुरू हुआ था अगला 4, या फिर बाह्य ग्रह बोलेंगे क्योंकि वो क्षुद्र पेटी के बाद के ग्रह हैं, ठीक है। और इनको पार्थिव ग्रह बोलेंगे। और अगर देखिए लोग परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल भी देखें ना, तो एक चीज है कि परिक्रमण काल को आप लोग रिलेट कर सकते हैं, समझते ना कि बढ़ते क्रम में किसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा कम होगा। तो देखिए क्या होता है, परिक्रमण काल क्या है कि सूर्य का चक्र लगाना है, ठीक है ना। तो अब जो ग्रह सूर्य के जितने पास होगा वो उतनी जल्दी चक्र लगा लेगा सूर्य का, है ना। तो अब जितनी जल्दी चक्र लगाया मतलब उसका काल यानी कि समय क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है ना। ये हुआ कि अब सबसे निकट कौन है, बुध है सूर्य के। परिक्रमण का, हाँ, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, सूर्य के चक्कर लगाना, ठीक है, चारों चक्कर लगाना। तो बुध सबसे नजदीक है तो वो सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो बुध आएगा उसमें। तो इस तरह से अगर कभी 4 ऑप्शन दिया कि इसका परिक्रमण काल ज्यादा है कम है, तो वो ऑर्डर में लगा के देख लेंगे, ठीक है। कि ये याद रहना है कि कैसे कैसे ग्रह है, तो उस तरह से देखेंगे सूर्य का परिक्रमा कौन पहले और कौन बाद में करेगा, ठीक है। बताइएगा सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, छोटा और हल्का बुध ग्रह है, ठीक है। हाँ, सबसे छोटा और हल्का बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं, एक भी नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। और पृथ्वी के पास एक है, चंद्रमा, ठीक है, एक होता है, चंद्रमा होता है। अब बताइएगा जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद दूसरा शनि, और शनि का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। मतलब अगर उसको पानी पे भी तैर जाए इतना कम घनत्व है शनि का, ठीक है। अब देखिए अगर वलय देखेंगे तो सिर्फ 2 ग्रह में वलय है, एक शनि में और एक अरुण में। शनि में 100 आता है यानी 7 वलय, अरुण का 9 यानी कि 9 वलय, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, शनि का 7, अरुण का 9, अरुण में 9 वलय और शनि में 7 वलय है, ठीक है। और इसका उपग्रह कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह, ठीक है। और ये मतलब ये ऐसा उपग्रह है ना जिसका पृथ्वी का जैसा स्वयं का वायुमंडल है, मतलब ये इतना बड़ा है, इसमें सघन वायुमंडल है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है, तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, वरुण होगा, ठीक है। बताइएगा इसका तापमान कितना है अरुण का, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है और इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -215 डिग्री सेल्सियस। इसकी खोज किए थे जो है हर्शल किए थे 1781 में, ठीक है। 1781 में किए थे, हर्शल किए थे, ठीक है। सबसे जो है लेटा हुआ ग्रह है। और सूर्यास्त इसमें क्या होता है, पूरब की ओर होता है, क्योंकि क्या है अरुण और जो शुक्र है वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय जो होगा एकदम बदल जाएगा, ठीक है, दोनों में बदल जाएगा। बताइएगा वरुण का खोज कौन किए थे, गाले किए थे 1846 में, देखिए। हाँ, अरुण का किए थे हर्शल 1781 और वरुण का किए थे गाले 1846 में, ठीक है। देखिए 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी होगा, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, पृथ्वी होगा। देखिए परिभ्रमण काल भी ऐसे ही याद रखेंगे, जो ग्रह जितना बड़ा है वो अपने अक्ष पे उतना टाइम ले रहा है, उसी हिसाब से हम लोग उसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल निकालते हैं, ठीक है। अगर सूर्य से दूरी याद रहेगा और ग्रह कौन से क्रम में है ये याद रहेगा तो परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें उतना टाइम ये नहीं लगेगा। बताइएगा जो है आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी किसके समान है,
शुक्र के समान था, बिल्कुल सही है, शुक्र के समान होता है। देखिए और एक चीज़ और होता है, जो हम लोग ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का जो कोण बनता है, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। इसमें ना फिगर मतलब इसलिए कहते हैं मैप थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। जो पृथ्वी का, इसमें क्या होता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक क्या पूछेगा, जो पृथ्वी का अक्ष तल है, ठीक है, उस पर जो लंब है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है, मतलब पृथ्वी का एक अक्ष हुआ, हाँ, और एक अक्ष तल होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो उसके अक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, और पृथ्वी का जो अक्ष है वो उसके अक्ष तल पे जो लंब है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये दोनों अलग अलग है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी 23.5 डिग्री लगा देते हैं अपने मन से, कभी 66.5 डिग्री लगा देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए ये फिगर दिखे, ये देखिए ऐसे याद नहीं होगा, फिगर थोड़ा दिमाग में रखिए। जैसे ये देखिए पृथ्वी का कक्षातल है ना, ठीक है, इस कक्षातल में ये लंब है, ठीक, ये पृथ्वी का कक्षातल हुआ, ये लंब हुआ। क्वेश्चन क्या रहेगा, और ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक। क्वेश्चन पूछता है जब पृथ्वी का अक्ष है वो पृथ्वी के कक्षातल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 66.5 डिग्री। और फिर यही पूछेगा कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी के कक्षातल पे जो लंब है इसके साथ कितने का कोण बनाएगा, तो 23.5 डिग्री का, ठीक है। तो कक्षातल के साथ 66.5 डिग्री और कक्षातल पे जो लंब है उसके साथ 23.5 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, इसको एकदम दिमाग में रखना है, फिगर को दिमाग में रखना, वो याद रहेगा। बताइएगा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, कहाँ पे, चंद्रमा पे नहीं है, वो तो पर्वत है, पर्वत है। हम क्या ज्वालामुखी पूछ रहे हैं, ये मंगल ग्रह पे है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेसी करके कुछ है, ओलिपस मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी, ठीक है। ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है, ठीक है, मंगल ग्रह पे है। और सबसे ऊंचा पर्वत सौर मंडल का निक्स ओलंपिया, ठीक है, ये भी मंगल ग्रह पे है, ठीक है। ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत है, ठीक है। जो ओलंपिया जो है, निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी, ये दोनों याद रखना। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे, निक्स ओलंपिया पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना, ये भी मंगल ग्रह पे है, ठीक है, मंगल ग्रह पे है। और ये जो आप बोले थे वो लिम्निटीज पर्वत है, ठीक है, चंद्रमा पे है, चंद्रमा पे है लिम्निटीज पर्वत, ठीक है। इसको और पता है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। बताइएगा साइरस या डॉग स्टार जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, साइरस या डॉग स्टार ये 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ठीक है, 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और रात में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, ठीक है, सर्वाधिक चमकीला तारा है, ठीक है। और एक होता है ये क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला, ये आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह है। देखिए अगर आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा पूछेगा तो क्या होगा, नेबुला है, ठीक है, यह है ओरियन नेबुला। और अगर पूछेगा रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा तो ये होगा डॉग स्टार या साइरस, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। और एक क्या होता है, सौर मंडल से बाहर जो होता है ना, बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जो होता है जुड़वा पिंडों का समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेमस बोलते हैं, ठीक है, प्लेनेमस बोलते हैं। कुछ टर्म्स याद रखना, जैसे कि हो गया ये ओरियन नेबुला, प्लेनेमस हो गया, डॉग स्टार, ये सब काफी चमकीला तारा है, ये सब तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा। इसको याद रखना है कि सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देने वाला जो पिंड का समूह है उसको प्लेनेमस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बताइएगा जो ये रक्त समूह है इसका खोज कौन किए थे, लैंड स्टीनर किए थे, 1900 में किए थे, ठीक है, 1900 में किए थे। और इनको नोबेल कब दिया गया था इसके लिए, 1930 में दिया गया था, ठीक है, 1900 में एक खोज किया और 1930 में इनको नोबेल दिया गया था, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि अगर जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, ठीक है, तो कितने तरह का एंटीजन और एंटीबॉडी होगा, जैसे कि ए अगर एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए ही होगा। और उसमें अगर एंटीबॉडी पूछेंगे तो बी हो, मतलब अपोजिट होता है, जो जिस ए में है तो बी होगा, हाँ वो एंटी। देखिए जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, क्योंकि ए बी जो है ना खुद ही एंटीबॉडी है ही ना, ए बी तो एंटीबॉडी है। तो ये याद रखना है कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। देखिए हम लोग जो किसी को ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं कि ओ है, रियलिटी क्या होता है कि ब्लड ग्रुप चढ़ाने के लिए RH फैक्टर्स
चेक किया जाता है, ठीक है। RH फैक्टर, अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी का RH फैक्टर जो है पॉजिटिव है, कोई RH फैक्टर नेगेटिव है, अगर हम लोग उसको RH पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को चढ़ा दिए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जिसके अंदर RH फैक्टर नेगेटिव है, मतलब नहीं उपस्थित है, तो वो क्या होता है वहाँ पे चिपकने लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे चिपकने लग जाता है, उसका ब्लड खराब हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह का फैक्टर जो होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान जो शिशु बनते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए RH पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है कि RH पॉजिटिव का मतलब आपके अंदर RH पॉजिटिव मतलब RH है, ठीक है, रीसस फैक्टर ये होता है, और RH नेगेटिव का मतलब हुआ आपके अंदर RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये होता है। अब जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो हम चढ़ा दे रहे हैं आपके अंदर, तो फिर वो क्या होगा, वहाँ पे जाकर चिपचिपा हो जाता है, खून को खराब कर देता है। तो फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि एक बीमारी हो जाता है, इसका नाम कुछ होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस कहते हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि जो मेल पेरेंट है, ठीक है, उनका ब्लड फैक्टर मान लीजिए RH पॉजिटिव है, ठीक है, और जो फीमेल है उनका RH नेगेटिव है, ठीक। तो जब शिशु बनते हैं उसमें तो क्या होता है कि जब ब्लड ग्रुप जाता है ना तो फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं होता, वो सही रहता है क्योंकि वो प्लासेंटा से सब जुड़ा, तो उसमें तो ब्लड का आदान प्रदान नहीं हुआ। लेकिन जब फर्स्ट बेबी के होने के बाद वो प्लासेंटा को कट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लड मिक्स कर जाता है। तो जब दूसरी बार प्रेगनेंसी होता है उसकी वजह से दूसरा बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि एक बीमारी हो जाता है, इसका नाम होता है होमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। होमोलिटिक एनीमिया होता है, इसमें ना उसका ये हो जाता है कि जब RH पॉजिटिव चढ़ा दिया जाता है RH नेगेटिव वाले को, तो बेबी में जो RBC बनने का जो होता है वो बन ही नहीं पाता है, वो उसको नष्ट करने लग जाता है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको नष्ट करने लग जाता है होमोलिटिक एनीमिया में। तो इसलिए RH फैक्टर का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो है फीमेल RH पॉजिटिव है और मेल RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। ये एक ही कंडीशन होता है जिसमें बेबी सर्वाइव नहीं करता, वो भी दूसरी संतान जब उसका फीमेल नेगेटिव है और मेल पार्टनर जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। RH इसमें ये होता है। अच्छा बताइए, जो सर्वदाता समूह किसको कहा जाता है, डोनर जो होता है O ब्लड ग्रुप। O में भी जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना तो वो आप A+, B+, AB+, O+ सब दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। उसी में अगर जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका O नेगेटिव है तो आप प्लस वाले को, नेगेटिव वाले को, सबको दे सकते हैं, ठीक है। और जो होता है सर्वदाता, ये तो डोनर हो गया, और जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, यूनिवर्सल, वो AB होता है, ठीक है। AB जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और इसमें भी होता है जैसे ब्लड ग्रुप में कि कौन कौन से पेरेंट में ब्लड ग्रुप है तो कौन सा बेबी में ब्लड ग्रुप बनेगा, ये भी होता है। अगर जैसे कि O है, दोनों का O है तो चांस सिर्फ O बनने का है, ठीक है, तो O बनेगा। अगर दोनों का A है तो A और O बनेगा, ठीक है। दोनों का अगर B है तो B और O बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जहाँ भी किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी में भी अगर किसी एक का भी ब्लड ग्रुप AB हो गया तो O कभी नहीं बनेगा, ठीक है। O बनेगा ही नहीं कि O और AB एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एंटीजन एंटीबॉडी वाली बात है। तो अगर पेरेंटिंग में किसी में भी एक में भी AB ब्लड ग्रुप है तो O ब्लड ग्रुप बेबी में नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसे होता है, जैसे AA हुआ तो A और O, BB है तो B और O, इस तरीके से बनेगा। और चारों ब्लड ग्रुप सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों में से कोई एक A और कोई एक B है, ठीक है, तब बच्चे में चारों ब्लड ग्रुप की संभावना होती है। ये संभावना बताया गया कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और नहीं हो सकता। तो अगर पेरेंटिंग में अगर कोई एक भी A और B है तो उसमें चारों ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये चारों ब्लड ग्रुप बनेगा।